हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 19 को। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए कितना सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपये यानी ये प्रिंसिपल दे दिया, 3 वर्ष के बाद 956 रुपया हो जाता है, यानी कि ये अमाउंट हो गया। तो बोल रहा है कि यदि रेट को यानी दर को 4% एक्स्ट्रा कर दिया जाए यानी बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद 800 रुपये हो जाएंगे। मतलब कितना हो जाएंगे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको तो ये बच्चों वाली सूत्र पता होगा कि SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, अगर ये सूत्र नहीं पता है तो फिर शर्म वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ से आप रेट निकाल लीजिए। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई बाई 100 PT। ठीक है, SI देखिए तो कितना हो गया, 800 रुपये है, 956 रुपया हो गया, यानी 156 रुपया एक्स्ट्रा हुआ तो वहीं SI हो गया। तो 156 मल्टीप्लाई बाई 100 P आपको 800 है और T आपको 3 ईयर है। इसको कटा लीजिए, देखिए कैसे कटाते हैं। 100 से 8 बार में, ठीक है, इसको आप कटा लीजिए। 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 नवा 36, 3 से आपका कट जाएगा 3 से 13 बार में, 13 तिहा 39, तो आपका कितना आ गया 13/2 कहने का मतलब कि 6.5%। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब बोल रहा है कि रेट को 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद 800 रुपया हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद अच्छा 800 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखो अब तो निकालना रह गया अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं आप SI। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P यानी P तो 800 है मल्टीप्लाई बाई R देखिए 4% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, रेट यहाँ पर आया है 6.5%, तो 6 4 10 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 कहने का मतलब 105/10 लिख देते हैं, दशमलव हटाकर, तो PRT/100। ठीक है, T कितना है 3 वर्ष, यहाँ पर देखिए ना 3 वर्ष और बट्टे में 100। तो आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए कैसे, 100 से 8 बार में गया, उसके बाद आप देखिए 2 5 10, 2 चौका 8, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो कितना हो गया 4 तिहाई 12 और 12 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 12 एकम 12 के 2, 12 दूनी के 24 25, 12 दूनी के 24 है 25, यानी कि 252 रुपया आया। तो ये क्या आया, ये तो आपका SI हुआ। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद 800 रुपये हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त 800 रुपया तो मूलधन उसका हुआ और उस पर ब्याज मिलेगा 252 रुपया, तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा, तो 800 प्लस 252 यानी कि 1052 रुपया अमाउंट हो गया। 800 प्लस 252 बराबर 1052 रुपया। ठीक है, आपको ये सब स्किप कर देना है यार, ये सब सूत्र नहीं लिखना है, ये सब आपको सिर्फ आपको लिख कर कटा देना है, इतना स्टेप नहीं करना है आपको, इसमें कुछ स्टेप आपको स्किप करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं करता तो आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है 1 प्लस एक्स बटे में 144 इज इक्वल टू 13/12 है, तो एक्स का मान बताइए। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका बच गया 144 प्लस एक्स बटे में 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169 बटे में 144। देखो तो 144 144 कैंसिल, एक्स बराबर क्या आ गया 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 यानी कि 25 आपका आंसर आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि एक दुकानदार 15 किलो चीनी और 10 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपया तथा 75 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है। उसे बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ कमाया, तो कुल बिक्री मूल्य क्या है, यानी SP उसका क्या है। देखो 50 रुपया के भाव से 15 किलो चीनी खरीदा, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, ये तो CP हुआ। लेकिन बोल रहा है कि बेचते समय चीनी पर 10% का लाभ ले रहा है, तो इसका 10% लाभ ले दीजिए, लाभ इस पर दे दीजिए SP पर जाने के लिए, तो 110 बट्टे में 100।
ठीक है। अब बोल रहा है कि और 20 किलो गेहूँ 75 रुपया के भाव से, तो 75 रुपया के भाव से 20 किलो दाम गेहूं का मूल्य हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। लेकिन इस पर भी बोल रहा है कि गेहूं पर भी 20% का लाभ कमाया तो बिक्री मूल्य क्या है, ठीक है। तो इस पर भी 20% लाभ दे दीजिए, आपकी 120/100, बस आपका क्वेश्चन बन गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये हो जाएगा 50 दूना के 100, 2 से आपका हो जाएगा 55 बार में, और 15 पाँचे 75 के 5, और 15 पाँचे 75, 7 82, 825 प्लस 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 पाँचे 20, 4 तिहाई 12, और 12 बढ़ेंगे 144, यानी 5 तिहाई 15, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर 5 तिहाई 15 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 15 बढ़ेंगे आपका होता है 180, पर आप 100 ना बैठा लीजिए, यानी कि 1800, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 18 18 8, 18 18 18 18 18 18 18 2 20, 2625, 2625 रुपया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन, समझिए। बोल रहा है कि यदि 7 समांतर रेखाओं को दूसरी 7 समांतर रेखाएं काटती है तो इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज की संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर 7 लाइन है ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको 7 लाइन ऐसे काट रही है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो तो इस प्रकार आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 7 समांतर रेखा को दूसरी 7 समांतर रेखा काटती है, यानी कि ये 7 समांतर रेखा हो गई और ये 7 समांतर रेखा हो गई, ठीक है, और एक दूसरे को काटती है, तो इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज की संख्या क्या होगी। मेरे दोस्त, अगर हम इस समांतर चतुर्भुज के लिए देखा जाए, एक चतुर्भुज की सिर्फ बात किया जाए, तो एक चतुर्भुज बनाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता है, एक लाइन में से आपको 2 लाइन लेना पड़ेगा। अरे मेरे दोस्त, 2 समांतर लाइन अगर इस तरह आप लेते हैं, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली लेते हैं, तो यहाँ पर ए लाइन और ए लाइन की आवश्यकता होगी, यानी कि 2 तरीका, तो ये हो जाएगा 7C2। लेकिन इस समांतर चतुर्भुज को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए 2 तो आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 आपको वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो वर्टिकल की टोटल संख्या आपको भी 7 है, तो ये हो जाएगा 7C2, ठीक है, ये भी हो जाएगा 7C2। ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर यम समांतर रेखाओं को n समांतर रेखाएं काटती हो तो आपका सूत्र होता है MC2 मल्टीप्लाई बाई NC2, ठीक है, ये आपको समांतर चतुर्भुज बनता है। तो 7C2 और 7C2 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, इसको तो आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। आपको हमेशा मैं बताता हूं कि NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर लिख दीजिए n का फैक्टोरियल यानी 7 का फैक्टोरियल बट्टे में 7 माइनस 2 यानी कि 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 होता है, और मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल बट्टे में 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 7 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 का फैक्टोरियल, और बट्टे में हो जाएगा 5 का 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है, यहाँ पर मैं 5 का फैक्टोरियल लिखता हूँ, इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको भी तोड़ दिए। 7 को आप लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1, लेकिन नीचे देख रहे हैं कि 5 का फैक्टोरियल है, तो उसको कटाने के लिए हम उतना ही पर स्टॉप कर दिए। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, ये कर बबली तो इतना ही आएगा। तो ये 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया 7 तिहाई 21, और यहाँ पर भी 21 आएगा क्योंकि सेम नंबर है। तो 21 से 21 में आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो गया 441, ठीक है। 441 समांतर चतुर्भुज की संख्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है कि अंकित मूल्य ₹2000 वाली साइकिल 20% और 10% निरंतर छूट पर बेची जाती है। नगद भुगतान के लिए 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है,
तो नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कि अंकित मूल्य 2000 रुपया है, ठीक है, 2000 रुपया है, इस पर एक छूट दिया गया 20%, तो हो गया 80/100। एक छूट दी गया 10%, तो 90/100। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन दे रहा है कि नगद भुगतान के लिए 5% और छूट दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि नगद भुगतान पर, यानी कि साइकिल को नगद भुगतान करके खरीद रहे हैं, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 5% छूट और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो साफ कहा है कि नगद भुगतान के लिए 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 5% और छूट दे दीजिए, तो हो जाएगा 95/100। बस कटा लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2 से 5 बार में, 5 से 16 बार में, और 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 से 19 बार में, 5 दूना के 10, 2 8 16, कितना हो गया 8 9 72, मल्टीप्लाई बाई 8 9 72 मल्टीप्लाई बाई 19, ठीक है। देखिए तो, अरे आया 19 19 19 दूना के 38, कैरी किया 3, 19 7 133, 3 136, आपका आंसर आ गया 1368, ए ऑप्शन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। एक परीक्षार्थी यानी एक स्टूडेंट को 261 अंक मिलते हैं और उसे 4% अंक से विफल घोषित किया जाता है, तो इस परीक्षा में किसी विद्यार्थी को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं, यानी 100% का आपको वैल्यू निकालना है सर, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन एक परीक्षार्थी जो है 261 अंक प्राप्त करता है, यानी 261 अंक प्राप्त करता है और उसे 4 अंक से विफल कर दिया जाता है, यानी कि कितना परसेंट का वैल्यू दे दिया गया, तो 40 - 4%, यानी कि ये 36% का वैल्यू हो गया आपको 261। तो अब आपको निकालना है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 261/36 मल्टीप्लाई बाई 100, कटा लीजिए। देखिए तो 4 से 25 बार में, 4 9 36, 9 दूनी 18, 18 18 18 18 2 20, 6 9 9 81, 29 मल्टीप्लाई बाई 25, तो कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 25, 9 5 45। अच्छा, यूनिट डिजिट तो सिर्फ एक ही में है 5 यार। देखो तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ सी में ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि y अक्ष के द्वारा जिस अनुपात में बिंदुएं 2 3 एवं -5 1 को मिलाने वाली रेखा खंडित होती है वह है। देखो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज होगा। यहाँ पर लाइन देखो पहले, यहाँ पर 1.23 है और एक पॉइंट आपको -5 1 है, को मिलाने वाली रेखा खंडित होती है y अक्ष पर। तो यहाँ पर कोई y अक्ष पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कोई भी पॉइंट अगर y अक्ष पर आता है तो आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो हो जाएगा ये 0y। और ये पूछ रहा है कि इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि m/n में विभाजित करती है। तो अब आप लगा दीजिए सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक्शन फार्मूला। एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए होता है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट y है, ठीक है। आपको होता है mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। ये हो गया आपको x कोऑर्डिनेट के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ y कर दीजिए, my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। बस आपका आंसर आ गया। आपको तो इससे लेना देना है नहीं, क्योंकि रेशियो निकालना है, तो y से आपका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं अगर y कोऑर्डिनेट लेंगे तो, ठीक है। क्योंकि y का वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है 0, तो 0 रख कर बना लीजिए। तो x कोऑर्डिनेट 0 और mx2, तो m और x2 कितना हो जाएगा -5, तो आपका हो जाएगा -5m,
nx1, n कितना है तो n, और x1 कितना है तो 2, तो ये हो जाएगा 2n, ठीक है, और बट्टे में m प्लस n। तो यहाँ से अगर तिर्यक गुणा कर दें तो m प्लस n आपको 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 बराबर हो गया आपको -5m प्लस 2m n, ठीक है, तो यह हो जाएगा, इधर आएगा अगर बराबर के इस साइड तो हो जाएगा 5m बराबर 2n, तो m रेशियो n आपको निकालना है, तो निकल नहीं गया मेरे दोस्त, m रेशियो n कितना हो जाएगा 2/5 यानी 2:5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। बोला है कि y अक्ष के द्वारा जिस अनुपात में बिंदुएं 2, 3 एवं -5, 1 को मिलाने वाली रेखा खंडित होती है वह है, किसके द्वारा भाई, y अक्ष के द्वारा। तो अगर y अक्ष के द्वारा हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन यहीं x अक्ष पर बोलता x तो उसका उल्टा यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, ठीक है। तो मान लिए कि इस रेखा को ये पॉइंट जो है mn में विभाजित करता है, तो यहाँ पर मैंने सेक्शन फार्मूला का यूज किया, mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस 1, और y को इग्नोर किया क्योंकि y का यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, y वेरिएबल है। तो हम 0 से काम चलाते हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट का हमें तो पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इतना बराबर हम हल कर लिए 0 को, ठीक है। तो m रेशियो n आपका आ गया 2:5, m रेशियो n बराबर आपका आ गया 2:5, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। बोला है कि जब एक व्यक्ति स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से वापस आता है तो 20 घंटा लगता है। यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी है। इधर गया साइकिल से, अच्छा पैदल गया, यानी पैदल गया और आया कैसे, साइकिल से, तो कितना टाइम लगा, 20 घंटा, ठीक है भाई, 20 घंटा। अब बोल रहा है यदि दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता तो 6 घंटे का समय लगता, यानी साइकिल से जाता और साइकिल से आता तो लगता 6 घंटा। तो पूछ रहा है कि बताइए उसे पैदल जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी पैदल जाएगा प्लस पैदल आएगा, यानी p प्लस p आपको 2p का वैल्यू पता करना है। तो देखो तो यहाँ से c प्लस c आपका 6 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3, अरे मेरे दोस्त 2c बराबर 6 तो c बराबर 3, इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो c बराबर आपका आ गया 3, तो यहाँ पर बैठा देंगे अगर 3, तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा आपको 17, तो यहाँ पर 2b बराबर कितना हो जाएगा 17 प्लस 17 यानी कि 34 घंटा लगेगा, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता। आइए क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि एक कलश में 5 लाल, 3 हरे, 3 नीले, 4 पीले कंचे हैं। यदि 2 कंचे बेतरतीब यानी रेंडम ढंग से उठाए जाते हैं तो दोनों के नीला होने की परिकता क्या है। देखो तो नीला कितना में होगा, तो आपको 3 है, 3 में आपको 2 को नीला करना है, तो कितना हो जाएगा 3c2, और टोटल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 5, 3 8, 3 11, 4 15, यानी 15c2। अरे मेरे दोस्त नीला के अनुकूल परिणामों की संख्या 3c2 हो गया और टोटल परिणामों की संख्या 15c2 हो गया, तो आप हल नहीं कर लोगे। एनसीआर आपको बताइए चुका हूं कि एनसीआर बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। हल कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप हल करके कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी कट गया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप राइट आंसर जरूर लिखिएगा, राइट आंसर, ठीक है। मैं आपके कमेंट को चेक करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। बोला है कि 150 मीटर की लंबाई की ट्रेन है और 15 सेकेंड में और उतना ही लंबाई के विरुद्ध दिशा से आने वाली ट्रेन को 12 सेकेंड में पार कर जाती है, तो दूसरे ट्रेन की गति क्या होगी। मेरे दोस्त जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है, तो उसके स्पीड को हम लोग प्लस करते हैं, यानी दोनों के स्पीड को जोड़ते हैं। लेकिन एक ही दिशा में जाती है तो बड़े वाले की स्पीड में से छोटा वाले के स्पीड को घटा देते हैं, यानी कि जिसका स्पीड ज़्यादा रहता है उसमें से हम कम वाली स्पीड को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है कि उतना ही लंबाई के विरुद्ध दिशा में आने वाली ट्रेन को 12 सेकेंड में पार कर जाती है, यानी इस तरह ट्रेन जा रही है तो इस तरह से ट्रेन आएगी, उसको पार कर जाती है 12 सेकेंड में, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर चाल जुटेगा, तो v1 प्लस v2 हो जाएगा आपको
V1 प्लस V2 दो टोटल कितना हो जाएगा, उतना ही लंबाई की विरुद्ध दिशा में आने वाली ट्रेन को 12 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 150 मीटर की लंबाई की एक ट्रेन है और उतना ही लंबाई की दूसरी ट्रेन है, तो 300/12 आपको ये चाला जाएगा टोटल। ठीक है, तो अब पूछ रहा है दूसरी ट्रेन की गति यानी V2 आपको फाइंड करना है। तो V1 कितना हो जाएगा, 150 मीटर लंबाई की ट्रेन एक खंभे को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उसके लिए चाल क्या हो जाएगा, 150/15। अरे मेरे दोस्त बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 150/15 प्लस V2 बराबर 300/12, आपका आंसर आ गया। अरे 15 दाम में 150, 12 दूनी के 24, 12 पाँचे 60, V2 बराबर आपका क्या आ गया 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 यानी कि 15। तो यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड आया है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर दिया है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में बदल लीजिए। तो किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 18/5 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 बोला दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी माफ कीजिएगा श्रेणी का किराए का अनुपात 4:1 है। ये प्रथम श्रेणी है, ये द्वितीय श्रेणी है। किराए का अनुपात कितना है, 4:1 है। ये है आपको किराया। बोला है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है। ठीक है, 1:40 में है। ये क्या है, यात्रियों की संख्या, यात्री संख्या। बोला है कि यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपये होती है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों की यानी फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से वसूले गए किराया। देखो तो फर्स्ट क्लास में 4:1 में किराया लग रहा है और उसका यात्री जो है 1:40 में है यानी कि 40 में है। तो टोटल वसूली कितना होगा, 4 इकाई में 4 रुपया हो जाएगा पहला वाला से और दूसरा वाला से 40 रुपया हो जाएगा। टोटल इतना रुपया आपको वसूला जा सकता है। लेकिन 44 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन दिया है, 44 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन दिया है आपको 11,000 1 2 3 0। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11,000/44। तो 11 चौके 44, ये कितना हो जाएगा 4 से 4 4 4 4 4 4 4 से, अरे 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 कुछ हो जी तो गड़बड़, यहाँ पर तो मैं गड़बड़ ही कटा दिया। रुकिए 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 रुकिए, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपको 11। अच्छा पूछ क्या रहा है पहले ये भी देख लीजिए। तो बोला है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम, यानी 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 44 यूनिट का वैल्यू 11,000, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 में इससे भागा दे दीजिए, तो ये हो गया आपको 4 यूनिट। तो 11 से इसमें भी भागा दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1,000। तो 1,000 आपका आंसर आ गया। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि इतना 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 के माध्य ज्ञात करें। देखो तो इससे आसान क्वेश्चन होता है, टोटल को जोड़कर टोटल संख्या से भाग दे दो। माध्य तो यही होता है, माध्य यानी कि औसत, औसत भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको भयंकर भयंकर डाटा दिया रहता तो क्या करते, तो मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर सीख सकते हैं एवरेज पार्ट 1 का, और उसमें आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कंसेप्ट को भी डिस्कस किया है। ठीक है, डेविएशन मेथड से। ठीक है, यानी कि कैसे डेविएट करके आप औसत निकालते हैं। यहाँ पर 2 2 3 3 4 5 ये सब है, तो आप जोड़कर टोटल संख्या से भाग दे सकते हैं आसानी से। लेकिन 532, 840, 1075, 7572 ऐसे कुछ दिया रहे तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस समय जोड़कर भागा देना आपको नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं रूल समझाया हूँ, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2 2 4 3 7 4 11 11 11 5 16 16 5 21 21 7 28 28 28 28 2 30 6 36 और 36 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और 4 8 5 40, 4.5। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि इतना लीटर यानी 729 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, यानी मिल्क है यहाँ पर वाटर है 7:2 है। ठीक है,
यहाँ पे बोल रहा है कि 7:3 के अनुपात में दूध और पानी का नया मिश्रण बनाने के लिए उसमें कितना लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा कि रेशियो जो है 7:3 हो जाए। तो यहाँ पर 7:3 हो गया, तो कितना यूनिट पानी मिलाए, देखो तो 1 यूनिट पानी मिलाए। अरे मेरे दोस्त, रेशियो 2 से 3 हो गया, यानी 1 यूनिट पानी मिलाए। और टोटल मिश्रण यहाँ पर दिया है 7×9 का वैल्यू 729 लीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 81 9 729, यानी 9 का क्यूब है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 81 लीटर। तो अब पूछ रहा है उसमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू यानी 81 लीटर पानी मिला दो, तब तो रेशियो 7:3 होगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है एलिगेशन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14। बोला एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कबूतर, चूहा है, चूहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया था। आपको एक्चुअली बताऊं तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि यार चूहा को 2 पैर होता है या फिर 4 पैर होता है। ठीक है, तो मैंने गूगल किया तो ये मुझे चूहा मिला। तो देखो 2 पैर है और 3 पैर है, एक पैर अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, यानी कि चूहा को 4 पैर होता है। और इसके चूहे के बारे में बात करूँ तो ये नॉर्वे का चूहा है, आपको इंडिया का चूहा है नहीं है। ठीक है, एक कॉपीराइट पिक्चर है लेकिन यहाँ पर मैं यूज किया हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि अब तो पैर मालूम हो ही गया। और कबूतर को तो जानबे ना करते हैं कि 2 पैर होता है, ये भी नहीं पता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि सिर की संख्या 90 है, यानी रेट चूहा प्लस पैरट, पैरोट नहीं पिजन, क्योंकि पैरोट तो आपको तोता हो जाएगा, पिजन आपको कितना है 90 सिर है। ठीक है भाई, तो 90 सिर। और बोल रहा है 224 पैर है, तो 224 पैर होने का मतलब कि चूहा को 4 पैर और कबूतर को 2 पैर, यानी 2p बराबर 224, 2 2 4। तो पूछ क्या रहा है, तो कबूतर की कुल संख्या क्या है, तो कबूतर की संख्या निकाल लीजिए, यानी p का आपको वैल्यू निकालना है, कबूतर 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 p का। तो आप क्या कर दीजिए कि चूहा को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए तो समीकरण 1 में अगर 4 से गुणा कर दें, 4 से, तो क्या हो जाएगा 4r प्लस 4p बराबर 9 चौके 36, हो जाएगा 4r प्लस 2p बराबर 224। यानी फर्स्ट वाला में से सेकेंड वाला को घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, चूहा एलिमिनेट हो गया। 4p माइनस 2p यानी 2 कबूतर बराबर 360 माइनस 224, 360 माइनस 224, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 2 गया, अच्छा 2 नहीं, 3 में से 2 गया 1, 136। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 2 8 अरे 2 6 12 और 2 8 16, 68 गो कबूतर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चूहा को कितना पैर होता है, तो मेरे दोस्त 4 पैर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15। बोला दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, यानी कहने का मतलब एलसीएम और एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्रमशः 42 और 84 और 34 है, और उनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या। तो आपको एक रिलेशन पता होगा बखूबी से कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 82 और 84 मल्टीप्लाई बाई 34, और एक नंबर दिया है, एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या निकाल लीजिए, 204 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर रिलेशन आपको लिखा गया है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, अब काट कूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो काटो, 34 से कट जाएगा कितना बार में, 6 6 चौके 24, 36 18 2 20, 6 से कट गया, 6 7 42, 6 1 6, 6 चौके 24 यानी कि 714 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और बी सी 37.5 दिन में, और सी ए उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ए प्लस बी आपको ले रहा है 50 दिन, बी सी ले रहा है 37.5 दिन, और सी ए ले रहा है आपको 30 दिन। अब इसका निकालना रह गया एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 37.5। हम क्या करते हैं कि इसके बट्टे में 10 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अरे 37.5 को आप 375/10 लिख सकते हो, तो बोलो हाँ। अब एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा भयंकर है, 5×3=1500, 375 दूनी के 750, 750 दूनी के 1500 कट जाएगा यार, तो आपका आंसर हो अरे आंसर नहीं, एलसीएम हो गया 1500। ठीक है, आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। आपको सीखना है एलसीएम निकालना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सिखा दूंगा कि कैसे आप, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ अपने दिमाग से एलसीएम लिख लेना है। ठीक है, तो 50 50 50 50 50 तिहाई 15 यानी 30, एफिशिएंसी आपका आ गया 30। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बट्टे में डे। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ पर 1500 मानते हैं। अरे कोई भी जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाते हैं तो जो एलसीएम निकालते हैं उसको हम लोग टोटल वर्क कंसीडर कर लेते हैं। एक्चुअल में टोटल वर्क नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया 30, और 375 से कितना बार में कटेगा, 375 दूनी के 750 दूनी के 1500, तो 4 दाह में 40, एफिशिएंसी हो गया 3×5=15, ये हो गया आपको 50। तो अब पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पहले ए को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ए बी बी सी सी ए 2 बार हो जाएगा, अगर 2AB BC और CA, ठीक है, 2 बार हो जाएगा, तो A + B + C × 2 निकाल दिए कॉमन, तो बराबर आपको एफिशिएंसी कितना आना चाहिए, 30 40 70 50 120 120। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 2 गुना ABC है सब, तब ना 120 आ रहा है। अगर A + B + C का एफिशिएंसी की बात किया जाए तो 60 होगा। ठीक है, तो A कितना दिन में करेगा मेरे दोस्त, तो B और C का एफिशिएंसी घटा दीजिए, तो B और C का एफिशिएंसी 40 है, तो 60 में से 40 घटा दीजिए। 20 की एफिशिएंसी से B काम करेगा, और काम कितना करना है, 15, तो 1500/20 यानी कितना आ गया, 2 से 75 बार में। ठीक है, तो 75 किसमें है, अरे इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। उसी प्रकार आप निकालना चाहें किसका, अगर आप निकालना चाहें C का, अच्छा B का, तो B का निकालने के लिए क्या करते, C + A घटा दीजिए, तो 60 - 50 घटा देते, तो यहाँ पर 10 हो जाता, तो 10 के एफिशिएंसी से 1500 काम, तो 1500/10 यानी कि 150। ठीक है, इतना दिन लगता है। उसी प्रकार सी का निकाल लीजिए। ठीक है, तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना में फेर है। बोला है कि साइन के पावर 6 थीटा, माफ कीजिएगा, प्लस कोस के पावर 6 थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए 2-3 चीजें आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम में जो रिलेटेड है साइन थीटा कोस थीटा से, ऐसे तो बहुत सारे रूल होते हैं। फर्स्ट रूल आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको यम साइन थीटा प्लस एन कोस थीटा के टर्म्स में पूछे कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है आपको एम अरे साइन थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोस थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट होता है। देखिए, तो साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है, एम, तो एम स्क्वायर, और प्लस कोस थीटा का कोफिशिएंट है एन, तो एन स्क्वायर, ये मैक्सिमम होता है। अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर पहले जो है माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, ये टाइप 1 हुआ। इस पर मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, करिएगा। ठीक है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, आपको निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। एक आपका टर्म्स आता है, ठीक है, या फिर भयंकर क्वेश्चन दे दें एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 81 के पावर साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई 243 के पावर कॉस थीटा। देखते हैं इसका जवाब कौन बच्चा देता है। इसका आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना है। ठीक है, ये टाइप 1 हुआ। 2 ऐसे बहुत टाइप होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कोस थीटा और साइन थीटा को डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली। अगर हम लिख दें साइन के पावर एन थीटा, साइन के पावर एन थीटा प्लस कोस के पावर एन थीटा, और यहाँ पर इसको यम कर देते हैं। ठीक है, जहां एम और एन हमेशा इवन रहता है,
ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी सम रहता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में है 6 और 6, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अगर मिनिमम की बात किया जाए, मिनिमम तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर आपको मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप 45 डिग्री रख लीजिए। अच्छा, अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम 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 अधिकतम, अरे मेरे दोस्त अधिकतम तो हमेशा 1 ही होता है, तो इसका तो 1 हो जाएगा यार, ठीक है। और मिनिमम पूछता तो थीटा बराबर 45 डिग्री रख देते, ठीक है। और एक मैं रूल समझा देता हूँ, देखिए, अगर इसको प्लस के टर्म्स में न देकर गुणा के टर्म्स में देता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन के पावर n थीटा इंटू कोस के पावर n थीटा, ऐसे देता, तब आपको क्या होता है, n यहाँ पर सेम रहेगा। एक बात ध्यान रखिए कि n यहाँ पर सेम रहेगा, तो मैक्सिमम होता है आपको 1/2 के पावर n, और मिनिमम होता है -1 के पावर 1 के पावर 1 के पावर 1 के पावर 1 के पावर 2 के बट्टे में, अरे 1/में -1/2 के पावर n, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए बात की है, सेम यानी कि इवन के लिए बात कर देते हैं, और ऑड का तो बाकी रह जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बात कर देते हैं n बराबर आपको इवन, ठीक है। तो मैक्सिमम हो जाएगा और a मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम के लिए सेम फंडा रहता है। और ऑड हो जाए यहाँ पर n बराबर ऑड, तो मैक्सिमम आपको मैक्सिमम का तो सेम फंडा रहता है, तो मैक्सिमम आपको 1/2 के पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर मिनिमम लिखना रह जाएगा। तो मिनिमम 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 n क्या है, इवन, तो मिनिमम मेरे दोस्त 0 होता है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया। और ऑड रहेगा तब यहाँ पर मिनिमम आपको -1/2 के पावर n होता है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ जाते हैं। बोला है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय इतना ही उम्र का था जितना उम्र इस समय है, यानी आपका उम्र इस समय, अपने लड़का से कह रहा है। यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। देखो, मान लो इस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय, ठीक है। इस समय मान लीजिए कि लड़का x है, तो वर्तमान में अगर जाएंगे तो इसका एज 0 रहा होगा, लेकिन बोल रहा है कि मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही उम्र का था जितना उम्र के तुम आज हो, ठीक है। यानी पिता जो था, यहाँ पर पुत्र है, यहाँ पर पिता है, पिता x उम्र का था, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ पर समझो कि मैं तुम्हारे जन्म के समय इतना ही उम्र का था जितना उम्र इस समय है, यानी इसका उम्र x वर्ष इस समय है, तो पिता जो था जन्म के समय अपने पुत्र के, यानी जन्म के समय वो x का था, ठीक है, x वर्ष का था। बोला यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। देखो, तो 0 से x हो गया, तो ये x से क्या हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा वर्तमान में। अरे मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर मैं हूँ, मेरे पिता हैं, मैं 5 वर्ष का हूँ, मेरे पिता 15 वर्ष का हैं, तो अगर 10 वर्ष की बात किया जाएगा तो ये हो जाएंगे आपको 15, यानी मैं 15 हो जाऊंगा, मेरे पिता हो जाएंगे 30। तो यहाँ पर x वर्ष थे वर्तमान में पिता, तो यहाँ पर पुत्र जब 0 से x हो गया तो पिता भी x से 2x हो जाएगा, क्योंकि x इसमें भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि पिता की भी उम्र साथ साथ बढ़ते रहेगा। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है, यानी 2x का वैल्यू आपको दिया है 40 वर्ष, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो आपको पुत्र का उम्र 20 आ गया। लेकिन बोल रहा है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो ये तो इस समय यानी वर्तमान की बात है, तो 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष हो जाएगी। लॉजिक समझो। आइए क्वेश्चन नंबर 19। बोला है समीकरण इतना और इतना है तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो तो बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। इतना बराबर 14 और इतना बराबर 16, 1 2 को जोड़ देते हैं, 1 + 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 4x + x 5x बराबर 16, 14 16 4 20 10 30,
x बराबर आपका आ गया 6। इसको मारो गोली, इसको मारो गोली, या तो b होगा या तो d होगा। तो 6 रख लीजिए पहला इक्वेशन में, तो 6 चौके 24 प्लस 5y बराबर 14। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से 14 गया, अच्छा 14 में से 24 गया -10, तो y बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इससे आसान समीकरण नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि एक समुच्च में 4 संख्याएं, इसमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 है। ठीक है भाई, मध्यमान 9 है और 3 बड़ी संख्या का मध्यमान 11 है, तो डेटा समुच्च का परास रेंज। ओहो ओहो ओहो, परास रेंज कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो यहाँ पर 4 संख्या है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मान लीजिए कि यह सबसे छोटा है, यह सबसे बड़ा है, क्योंकि बोल रहा है कि 4 संख्याओं में 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 है। ठीक है, तो अगर 3 संख्याओं का मध्यमान 9 है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, योग गुणे संख्या। अरे मेरे दोस्त, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, माफ कीजिएगा, औसत मल्टीप्लाई बाई संख्या। ठीक है, तो मध्यमान यानी कि औसत। आप हमेशा कंफ्यूज नहीं रहिएगा, मध्यमान और एवरेज सेम ही चीज होता है। ठीक है, या तो माध्य निकालिए या फिर एवरेज निकालिए। तो संख्या 3 है और औसत 9 है, तो 9 के 27। उसी प्रकार हम अंतिम से 3 लिखा जाए, 3 बड़ी संख्या यानी बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी, तो कितना हो जाएगा, 11 यहाँ 33। तो अब हमको निकालना है ए माइनस डी, डी माइनस ए, बड़ा वाला में से छोटा वाला। ठीक है, डी माइनस ए, यही तो रेंज होता है, बड़ा वाला में से छोटा वाला। तो घटा लीजिए, 33 माइनस 27, तो ये BC कैंसिल, डी माइनस ए हो गया 33 माइनस 27 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 बोला है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो तीनों वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो तो ये वृत्त है 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर कैसे बना रहा है यार, थोड़ा सा। ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, मान लो कि ये सटा हुआ है और इसको ए भी स्पर्श कर रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है। हालांकि ये 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, छोटा हो गया, लेकिन आप लोग कंज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए जूम कर लीजिए। ये है, इसका सेंटीमीटर त्रिज्या है 4 और इसका है 6, तो हो जाएगा 6। तो ये भी हो जाएगा आपको 6, और ये 8 है तो ये भी हो जाएगा 8, और ये 4 है और ये आपको 8 है। ठीक है, मान लीजिए कि ये वृत्त जो है बड़ा है, मैं यहाँ पर बनाने में, ड्राइंग करने में छोटा हो गया है, आप लोग मानते चलिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के केंद्रों को मिलाने वाले बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का। तो इसमें तो कोई ट्रिपलेट लगेगा नहीं, संपूर्ण त्रिभुज बनेगा नहीं, आपको साधारण सा त्रिभुज बन गया। तो इसमें हीरोन सूत्र लगा लीजिए। तो हीरोन सूत्र के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप की जरूरत होती है। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 6 4 10, एक भुजा हो गया 10, दूसरी भुजा हो गया 8 8 8 8 8 6 14, और तीसरी भुजा हो गया 12। तो अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, 12 प्लस 10 प्लस 14, यानी 12 10 22, 4 26, 26 10 36, तो 36 बटे में 2। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप बटे में 2, तो 36 बटे में 2 यानी कि 18। अब हीरोन सूत्र लगा दीजिए। हीरोन सूत्र क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो s 18 है, 18 बैठा दीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस ए कितना हो गया 8, और 18 माइनस बी 14, 18 में से 14 गया 4, एस माइनस सी यानी 18 में से आपको 12 गया 6। तो अब आपका आंसर लिखना रह गया। देखिए तो कैसे लिख सकते हैं, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 3 18, 6 3 18, ये हो गया 8, और ये हो गया 6 चौके 24। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपको, और 8 3 के 24, तो 24 24 आपका 2 बार आ गया, तो 24 को बाहर निकाल लीजिए, तो 24√6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 2000 साधारण ब्याज मिलता है। इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर, तो अंतर कैसे निकालते हैं,
आपको तो हमेशा बताते हैं कि सी आई माइनस एस आई अगर ट्रू बर्स के लिए निकालना चाहें तो होता है पी आर बटे में 100 और आर बटे में 100 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पी चाहिए हमें, तो यहाँ पर 2 बर्स 10% और दर से साधारण ब्याज 2000 है, तो पी नहीं निकाल सकते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100, यानी सूत्र बता चुके हैं पहले। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में पी टी, पी कितना है, अरे पी टी नहीं, टी मल्टीप्लाई बाई रेट हो जाएगा। ठीक है, तो रेट है 10%। ठीक है, और समय है 2 वर्ष। अब कटा लीजिए, 10 दहा में 100, 2 पाँचे 10, 2000 पाँचे 10,000, 10,000 आपका आगे का, 10,000 10,000 आपका आ गया। ठीक है, तो पी 10,000 बैठा लीजिए, आपका आंसर आ गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। आर कितना है 10, तो 10 दहा में 100 और 100 का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 100 स्वाहा, 100 100 स्वाहा, आपका कितना आ गया 100। तो ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23, बोला इतना के मूलों को ज्ञात करें। देखो तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, अगर त्रिघात समीकरण आता है तो बच्चों की तरह तो चेक नहीं करेंगे सब वैल्यू बैठा बैठा कर, 6 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। तो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी ये सब माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका मूल्य हो जाएगा 1 2 या फिर 3 के टर्म्स में। तो ये 1 2 तो होगा नहीं, 3 मूल होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिघात समीकरण है। तो यहाँ पर सब कुछ चेक करना पड़ेगा क्या दया। ठीक है, तो चेक कर लीजिए यार, बैठाइए। तो -1 का होल क्यूब हो जाएगा -1 और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 और हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 6 बराबर 0 आ रहा है। देखो तो 1 1 2 और 6 2 8 नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो ओबे नहीं करेगा। एक बैठाइए तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 4x स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 और माइनस 6, 4 1 5 1 6 माइनस 6 यानी 0 आ जा रहा है। अब 2 बैठाइए तो हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 और प्लस 2 दूना के 4 8 32 प्लस 2 माइनस 6, ये तो 0 आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ही बच गया तो वही होगा, आपको नहीं विश्वास तो चेक कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24, बोला एबीसी तथा पी क्यू आर 2 समरूप त्रिभुज है, यदि उनके ऊंचाई एडी और पीएस का अनुपात 3:8 है तो एबीसी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखो तो ए 2 त्रिभुज है, एक कौन है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। बोला है कि एडी, अच्छा उनके ऊंचाई मान लीजिए ऊंचाई डी है, तो एडी और पीएस, तो इसको भी खींच लीजिए। पीएस अनुपात जो है 3:8 है, तो एबीसी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 8 64 9 64। थ्योरम होता है मेरे दोस्त कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर उसके संगत ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर संगत परिमाप के जो परिमाप दिया रहता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि 2-3 कंडीशन में आप बना सकते हैं। तो ऊंचाई के वर्ग के अनुपात में होगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। बहुत ही लॉजिकल है, सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा राजीव को किसी परीक्षा में 20 अंक मिले और 24 अंक से फेल हो गया, और अरविंद 45 अंक लाया और 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा ला दिया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यक है। अरे सबको पास करो यार, 20% लाकर बंदा 24 अंक से फेल हो जा रहा है तो उसको फेल क्यों होने दीजिएगा, 24 अंक उसको देकर पास करो, ये हो गया पास। यानी बॉर्डर पर दोनों को कर दो। और ये 45% ला रहा है और 26 अंक ज़्यादा ला रहा है, तो इसको भी बॉर्डर पर करो 26 अंक करके, पास बराबर पास। पढ़े हो, परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, परसेंटेज। और ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। हल कर लीजिए, 45 और -20 गया, आपको हो जाएगा 25 और 26 + 24 हो जाएगा 25, अरे 50। तो 25% हो गया आपको 50, तो 1% कितना हो गया, अरे 2, 1% 2। तो क्या पूछा है, प्रतिशत अंक आवश्यक है, तो 20% और 24 मतलब कितना हो जाएगा, 1% मतलब 2, तो 24 मतलब 12%, आधा।
यानी 12%। तो आपका आंसर हो गया 20, 10, 30, 32%। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25, यानी फिर 25 क्वेश्चन का डिस्कशन इसके जहाँ सर के मैथ प्रैक्टिस सेट का, ये सेट नंबर शायद 19 था, तो 20 का लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।